We're gonna start our new chapter, acceptance of deposits. So section 2 clause 3(1) define करता है definition of deposit. So what is a deposit? It defines the term deposit as deposit includes any receipt of money. Includes which means it is an inclusive definition. Deposit includes any receipt of money by way of loan के वे में हो, deposit के वे में हो या फिर कोई other form के वे में हो, but it should be received by the company. यानी कंपनी को लोन के वे में, डिपॉजिट के वे में या फिर कोई और अदर फॉर्म के वे में रिसिप्ट ऑफ मनी यानी कोई पैसा मिला है, इनकम मिली है, उसको डिपॉजिट कहेंगे. बट इट शैल नॉट इंक्लूड सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विद द कंसल्टेशन ऑफ आरबीआई. यानी आरबीआई की कंसल्टेशन में कंपनी को कोई भी पैसा मिला है, लाइक फॉर एग्जांपल आरबीआई ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि कंपनी को रिसीव होना चाहिए दिस अमाउंट, दिस मच अमाउंट. तो अगर वो अमाउंट ऐसा है कि हाँ आरबीआई की प्रिस्क्रिप्शन या उसकी कंसल्टेशन की वजह से हमें मिला है, सो इट शुड नॉट बी अ डिपॉजिट. उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे बिकॉज इट शुड बी, इट इज़ रिसीव्ड इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई. सो आरबीआई वाले कंसल्टेशन वाला पैसा कंपनी को जो भी रिसीव हो उसको डिपॉजिट नहीं करेंगे. अब यहाँ पे सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो डिपॉजिट से को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, याद करने के लिए. डिपॉजिट में भी सिक्योर्ड हो सकता है, अनसिक्योर्ड हो सकता है, बट इट शुड बी नोटेड दैट अगर पार्शियली आपने कोई डिपॉजिट को सिक्योर करवा दिया ना, ठीक है, हमने 75% उसको सिक्योर करा दिया, तो उसको भी अनसिक्योर्ड कैटेगरी में ही शिफ्ट कर देंगे, उसको भी अनसिक्योर्ड ही कहा जाएगा. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विच कैन बी आस्क्ड इन योर अटेम्प्ट ऑल्सो. सो रिपेमेंट इज टाइम बाउंड, यानी जो ये रिपेमेंट्स है वो टाइम बाउंड होनी चाहिए डिपॉजिट की, तभी टाइम बाउंड नहीं होगी तो एवं नहीं होगा. अगर बाई चांस किसी कंपनी को रिसिप्ट ऑफ मनी मिली, लाइक कोई भी हमें गिफ्ट अमाउंट मिल गई, सबसे पहले तो वो डिपॉजिट के फॉर्म में होना चाहिए, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड. अब टाइम बाउंड कैसे? अगर मैंने लोन दे दिया, लोन अगर मेरे को टाइम की वे में नहीं मिला, वो कहता है ठीक है जब भी रिपे करना हो कर देना, तो उसको डिपॉजिट नहीं कहेंगे. अगर वो टाइम बाउंड होगा ना, ठीक है हाँ 1 साल के अंदर यू नीड टू रिपे माई अमाउंट, तभी हम इसको टाइम बाउंड कहेंगे और ये डिपॉजिट कहलाएगा. एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, क्या हम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं मेंबर से? सो द आंसर इज येस. कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, सारी ही कंपनी मेंबर से तो ले ही सकती है. कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन आती है पब्लिक से लेने में. तो अभी मेंबर के केस में तो पब्लिक कंपनी एलिजिबल हो, नॉन एलिजिबल हो, या प्राइवेट सिंपल कंपनी हो, ले सकती है. एलिजिबल कंपनी होती है जो पब्लिक कंपनी हो, ऑब्वियस इट इज़ अ पब्लिक, दैट्स व्हाई इट इज़ अ पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, जिसका टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए, नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज़्यादा होनी चाहिए. दैट इज़ नॉन एज एलिजिबल कंपनी, पब्लिक कंपनी. अब एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, अब आती है चीज़ कि हम पब्लिक से ले सकते हैं या नहीं. सो पब्लिक के केस में क्या होगा? अगर कोई पब्लिक कंपनी हो, एलिजिबल कंपनी है, नॉन एलिजिबल कंपनी है. एलिजिबल कंपनी की हमने कंडीशंस देख लिया. अगर एलिजिबल पब्लिक कंपनी है तो हाँ वो पब्लिक से ले सकती है. आगे प्रोवाइडेड है वो गवर्नमेंट से कितना लेगी या नॉन गवर्नमेंट कंपनी कितना लेगी, बट हाँ फॉर द टाइम बिंग आंसर इज यस, ही कैन, मतलब द पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन टेक द डिपॉजिट एंड एक्सेप्ट द डिपॉजिट एज वेल. नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी नहीं ले सकती एंड प्राइवेट कंपनी नहीं ले सकती. सो एमसीक्यूज वन लाइनर अगर हम देखें, सो ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड रेस्ट कैन एक्सेप्ट फ्रॉम द मेंबर्स. नाउ देयर सर्टेन अमाउंट्स विच नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट. यानी हमने डिपॉजिट में देख लिया. डिपॉजिट का मतलब क्या है? इट शैल इंक्लूड एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी एज इन द फॉर्म ऑफ लोन है, डिपॉजिट है, या कोई अदर फॉर्म है जो सीजी ने बता दी है, वो कंपनी को जो रिसीव हुई है उसको हम डिपॉजिट कह देंगे और कंसल्टेशन आरबीआई वाली नहीं इंक्लूड करेंगे. बट हमने कह दिया अब डिपॉजिट, तो क्या हम सारे लोन को हम डिपॉजिट कह देंगे, सारे डिपॉजिट्स को हम डिपॉजिट कह देंगे, सारे अदर फॉर्म को भी हम डिपॉजिट कह देंगे? सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो. हमने कुछ अमाउंट्स का, क्योंकि वो इंक्लूसिव डेफिनेशन दी, उसमें सारी ब्रह्मांड की चीज़ें आ जाएंगी, तो हमने कुछ एक्सक्लूजन, प्रॉपरली प्योरली एक्सक्लूजन्स दे दिए. दैट्स वाई हम ये कहीं ना कहीं क्लियर हो जाए भी डिपॉजिट में क्या चीज़ नहीं आएगी. सो अभी हम 19 अमाउंट पढ़ने जा रहे हैं जो कि डिपॉजिट नहीं मानी जाएगी. यानी अगर वो चीज़ है वो डिपॉजिट नहीं मानी जाएंगी, उसके विपरीत उसके अपोजिट कोई भी चीज़ होगी वो डिपॉजिट मानी जाएंगी. सो हम इसका वैसा वर्सा कह देंगे. यानी अगर ये उल्टा होगा या फिर एक्सपीड या फिर जो भी है आउट ऑफ द बुक्स जाएगा तो वो डिपॉजिट कहलाएगा. अदरवाइज वी आर नाउ प्योरली डिस्कसिंग विच द अमाउंट एंड रिसीप्ट ऑफ इनकम विच आर नॉट डिपॉजिट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बिकॉज ये एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या फिर कोई ऐसे स्टेचुटरी अथॉरिटी जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बनी, क्या सीजी, एसडी, एलए, और स्टेचुटरी अथॉरिटी अंडर द एओपी यानी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बनी है, उससे कोई भी हमें अमाउंट मिला है कंपनी को. अब यहाँ पे है
ये सारी अमाउंट कंपनी को मिल रही है, डायरेक्टर से एम्प्लॉय से बहुत आगे जाके पढ़ेंगे, बट जो ये सारी अमाउंट मिल रही है ना वो कंपनी को मिल रही है, और ये बता रखा है ये डिपॉजिट नहीं कहलाई जाएंगे। तो अमाउंट है सीधे से मिला, एसडी से मिला, एलए से मिला, इनसे मिला, नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, यानी फॉरेन की कोई गवर्नमेंट से मिला, कोई फॉरेन इंटरनेशनल बैंक से मिला, या फिर कोई मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिला, उसको नहीं बोलेंगे हम डिपॉजिट। तो फॉरेन गवर्नमेंट से मिला, उसके कोई बैंक से मिला, या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मिला विच इज़ फॉरेन बेस्ड, सो नहीं होगा। मतलब ले सकते हैं क्या हम, ये वो अब इसमें ये नहीं देखना क्या हम ले सकते हैं, मतलब फॉरेन गवर्नमेंट से हम लोन ले सकते हैं, कोई अमाउंट ले सकते हैं, हाँ हम ले सकते हैं, पर उसको डिपॉजिट नहीं कहेंगे। फॉरेन बैंक से ले सकते हैं, हाँ हम ले सकते हैं, पर उसको डिपॉजिट नहीं कहेंगे। इनसे ले सकते हैं, हाँ हम ले सकते हैं, बट उसको डिपॉजिट नहीं कहेंगे। सो द कंडीशन इज दैट हम सारा कुछ एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट वो डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। उसका डिपॉजिट का जो चैप्टर 5 है वो अट्रैक्ट नहीं होगा। ये सारी प्योरली अपनी अपनी ही अंदर आती है जो कि डिपॉजिट नहीं कहलाएंगी। एनी अमाउंट हमने रिसीव करी है एज ए फॉर्म ऑफ लोन फ्रॉम पीएफआई, यानी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, वो नहीं डिपॉजिट कराएंगे। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज ए लोन बैंकिंग कंपनी से मिल गया है, या एसबीआई से मिल गया, या फिर कोऑपरेटिव बैंक से मिल गया, या फिर नोटिफाइड बैंक इंस्टीट्यूशन से मिल गया, वो नहीं आएगा। अभी तक क्या पड़ा, सीजी, एसजी, एलए, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक्स एंड मल्टीनेशनल जो भी है। पीएफआई से हमें लोन मिल गया, वो नहीं आएगा। लोन हमें मिल गया कौन से, बैंकिंग कंपनी से, या एसबीआई से, या फिर इनसे, या कोऑपरेटिव बैंक से। मतलब कुल मिला के कितनी चीज़ें होगी हमारी ये चीज़ें होगी भी। इंस्टीट्यूशन यानी सीजी, एसजी, एलए से मिला, नहीं कहलाया जाएगा, मतलब इनको एक्सक्लूड करा जाएगा डिपॉजिट की टर्म से। फॉरेन गवर्नमेंट से कुछ भी मिला उसको एक्सक्लूड करा जाएगा, डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। लोन मिला बैंक से, उसको नहीं माना जाएगा। लोन मिला पीएफआई से, उसको नहीं माना जाएगा। आगे इंटर कॉर्पोरेट बोरोइंग्स विच मीन्स कि वो विद इन द बैंक, यानी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को लोन दे दिया, अमाउंट दे दी, उसको भी हम डिपॉजिट नहीं कहलाए जाएंगे, उसको बोलेंगे इंटर बैंकिंग बोरोइंग्स या फिर इंटर कॉर्पोरेट बोरोइंग्स। यानी कॉर्पोरेट तो कॉर्पोरेट जारी है तो उसको नहीं, जैसे कंपनी 1 to कंपनी 2 जारी है अमाउंट, तो उसको लोन डिपॉजिट नहीं मानेगी। आगे ये सारी इंस्टीट्यूशन की बात होगी, आगे हम बात करते हैं। एनी अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट इशू ऑफ सीपी, कमर्शियल पेपर इशू कर उस पर अमाउंट मिली, वो डिपॉजिट नहीं मानी जाएगी। एनी अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी, हमें मान लिया हमने इशू करी अपनी सिक्योरिटी और उसके ऊपर हमें सब्सक्रिप्शन मनी मिला। सब्सक्रिप्शन मनी क्या हो सकते हैं, जो हमने पढ़ा था अभी, हम पेंशन में पढ़ते हैं, एप्लीकेशन मनी हो, या फिर पेंडिंग अलॉटमेंट वो हो जो शेड्यूल 2 के अंदर आती है, मनी रिसीव बट पेंडिंग अलॉटमेंट वो वाली हो। तो जो भी सब्सक्रिप्शन और सिक्योरिटीज़ मिली है इनको हम डिपॉजिट नहीं कहेंगे। प्रोवाइडेड डेट, क्या चीज़ों को हम कह सकते हैं वो डिपॉजिट कहलाएगी, क्या है, सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी रिसीव्ड, उसको डिपॉजिट नहीं करेंगे। बट अगर किस चीज़ को डिपॉजिट नहीं कहेंगे, यहाँ तक तो हम देखते हैं भी उनको डिपॉजिट नहीं कहेंगे। वो क्या चीज़ें हैं, डेट इट शुड बी यूटिलाइज फॉर द अलॉटमेंट, यानी जो भी हमें हमेशा जो भी सब्सक्रिप्शन सिक्योरिटी मनी मिलती है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो अलॉटमेंट एडजस्टमेंट कर सकते हैं अलॉटमेंट मनी पे, या उसको रिफंड कर सकते हैं। हमें अलॉटमेंट करनी पड़ती है विद इन द 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव। जब भी हमें पैसा मिला एप्लीकेशन मनी का, ये सब्सक्रिप्शन का, उसको 60 days के अंदर अंदर अलॉट करना पड़ता है, या फिर अगर अलॉट नहीं करा तो 15 दिन के अंदर अंदर उसको रिफंड करना पड़ता है। अगर ये दोनों चीज़ नहीं कर पाए, विच मीन्स अगर हम अलॉट नहीं कर पाए 60 दिनों में, रिफंड नहीं कर पाए 15 दिनों में, ये चीज़ नहीं कर पाए, तो इस चीज़ पे अगर नहीं कर पाए, इफ नॉट कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट मेंशन्ड अबव, देन ये अमाउंट को हम डिपॉजिट कहेंगे। सो दिस इज द वन थिंग जो हमने डिपॉजिट में इंक्लूड करी है, अदरवाइज सारी एक्सक्लूजन है। क्लैरिफिकेशन दे रखे भाई, जो भी एडजस्टमेंट ऑफ मनी, यानी जो भी हम एडजस्टमेंट मनी करेंगे फॉर द अमाउंट या फिर फॉर द एक्सपेंसिस पर्पस ड्यू, इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज रिफंड, यानी जो भी हमने इस चीज़ को ड्यू करा यानी एडजस्ट करा उसको रिफंड नहीं माना जाएगा, रिफंड नहीं माना जाएगा। यानी हमने रिफंड नहीं कर पाए विच मीन्स हमने उसको रिफंड नहीं माना तो उसको हम डिपॉजिट मान लेंगे। ठीक है। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम द डायरेक्टर इन कंपनी, यानी अब बात करते हैं मेंबर से, पर्सन से, कंपनी के बंदों से कंपनी को पैसा मिला, यानी पब्लिक कंपनी के केस में डायरेक्टर से कंपनी को पैसा मिला, यानी प्राइवेट कंपनी के केस में डायरेक्टर या उसके रिलेटिव से पैसा मिला। कोई भी हमें अमाउंट रिसीव हुई है उसको हम डिपॉजिट नहीं कहेंगे, तब तक नहीं कहेंगे जब तक जो डायरेक्टर से पैसा मिला उसके साथ हमें डिक्लेरेशन भी मिली है, रिटर्न डिक्लेरेशन, क्या कि जो अमाउंट उन्होंने जो डायरेक्टर ने जो अमाउंट कंपनी को दी है ना वो उन्होंने बाहर से बोरो नहीं करी, विच मीन्स द डायरेक्शन इन द रिटर्न डिक्लेरेशन दैट अफेक्ट दैट दे हैड नॉट बोरोड, यानी डायरेक्टर ने बोरो नहीं करा वो अमाउंट द मनी एज लोन और डिपॉजिट फ्रॉम अदर। यानी कुल मिलाकर अगर इस इमेज को देखें, डायरेक्टर ने कंपनी को पैसा दिया, अभी पिक्चर में यही चीज़ है, डायरेक्टर ने कंपनी को पैसा दिया, डायरेक्टर के रिलेटिव ने इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी पैसा दिया, इसको डिपॉजिट नहीं कहेंगे। बट अगर कहीं ना कहीं से अगर ये सीधा ऐसी चीज़ आई, ये रूट तो हो ही नहीं सकती, वो तो डिपॉजिट कहला देगी। मतलब कुल मिला के अगर डायरेक्टर ने क्या करा, बाहर से ना लेके किसी थर्ड पार्टी से लोन लेके अमाउंट लेके कंपनी को दिया, तो कहीं ना कहीं हम ये कह देंगे ना ये चीज़ डायरेक्ट रूट हुई है कंपनी को, तो इस केस में ऐसी अगर चीज़ होगी तो उसको डिपॉजिट मान लिया जाएगा। डायरेक्ट आएगा तो कंपनी मान लेंगी कि भाई हाँ डिपॉजिट है। बट अगर इन्होंने ऐसी करी है ना
ये चीज़ डिपॉजिट मान लिया जाएगा। बट अगर सीधा डायरेक्टर ने या उसके रिलेटिव ने दिया है तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। यानी उनको बस ये चीज़ है पब्लिक कंपनी के केस में, इसके केस प्राइवेट के केस में डायरेक्टर ने पैसा तो दिया बट डिक्लेरेशन भी दिया कि भाई मैंने कोई तीसरे पर्सन से बोरो नहीं करा है और ये कंपनी को मैं अपना लोन दे रहा हूँ, वो फाइल कर दो कंपनी के साथ, तो उसको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। कंपनी और जो भी चीज़ अपने स्टेटमेंट दिया, डिक्लेरेशन दिया, वो बोर्ड रिपोर्ट में अंडर सेक्शन 134 अपन फाइल कर देंगे। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द इश्यूड सिक्योर्ड बॉन्ड। अब चीज़ आती है, हमने सिक्योर्ड बॉन्ड इशू करा, उस पर जो हमें अमाउंट रिसीव होती है, सिक्योर्ड डिबेंचर इशू करे हैं उस पर अमाउंट में रिसीव होते हैं, या सीसीडी विच मीन्स कंपल्सरली कन्वर्टेबल डिबेंचर से बॉन्ड को इशू करा है, उस चीज़ पे हमें उस चीज़ को हम डिपॉजिट नहीं कहलाएंगे, प्रोवाइडेड डेट जो सीसीडी हमने इशू करा है वो 10 ईयर के अंदर अंदर कन्वर्टेबल होनी चाहिए। क्योंकि सीसीडी यानी जो अपने फेस पे ही ये लाइबिलिटी कैरी करता है कि उनको कन्वर्ट हो जाना चाहिए। हमने टाइम लिमिट भी बता दिया, अगर जो ऐसी सीसीडीज़ हैं जो 10 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो उसका जो अमाउंट मिला उसको हम डिपॉजिट नहीं करेंगे। तो क्या होगा, सिक्योर्ड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड डिबेंचर विच इज टू बी कन्वर्टेबल इनटू द विद इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, एंड सिक्योर्ड जो भी हमने बॉन्ड या डिबेंचर करे हैं वो असेट के थ्रू ही सिक्योर्ड होना चाहिए। यानी हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था चार्ज कैसे मतलब सिक्योर कैसे कराए, तो असेट पे ही चार्ज क्रिएट कर सकते, कोई इंटेंजिबल असेट पे नहीं करा सकते। ओके, पीछे हमने देखा था सिक्योर्ड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एंड कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, उन पे कोई भी अमाउंट रिसीव होती है विच दैट कांट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। अब यहाँ आ रही है कोई भी अमाउंट हमें इशू रिसीव हुई एज ए इशू को किसकी, नॉन कन्वर्टेबल हमने कोई भी डिबेंचर्स को इशू कर दिया या फिर नॉन सिक्योर्ड। पिछले हमने देखा था सिक्योर्ड बॉन्ड एंड डिबेंचर सिक्योर्ड वाले ही कन्वर्टेबल हो जाते हैं, बट अगर हमने दोबारा इशू कर दिया क्या, नॉन कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट होते भी नहीं है, जो नॉन सिक्योर्ड है डिबेंचर, और कोई भी जो लिस्टेड है एंड वो साथ साथ लिस्टेड भी हो कोई स्टॉक एक्सचेंज पे, तो NC NSO ये वाले सारे हों, और डिबेंचर जो है लिस्टेड कोई भी स्टॉक एक्सचेंज पे, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उसका अमाउंट भी हम नहीं करेंगे। यानी कुल मिला के सिक्योर्ड हो, सिक्योर्ड और कन्वर्टेबल हो, नॉन कन्वर्टेबल हो, सारी चीज़ आएंगी, डिपॉजिट के अंदर नहीं आएंगी। ठीक है, जो भी रिसीव हुआ एम्प्लॉय से। अब आगे जैसे हमने डायरेक्टर से देखा था, डायरेक्टर से कोई पैसा आता है तो उसको डिपॉजिट नहीं करेंगे। सेम एज एम्प्लॉय से अगर कंपनी को कोई पैसा मिला है प्रोवाइडेड डेट उसकी एनुअल सैलरी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, विच मीन्स अगर उसकी एनुअल सैलरी, एनुअल बोली सालाना रूप पे उसकी सैलरी है 1 लाख और उसने उस बंदे ने, इतने बड़े महान बंदे ने अपने एम्प्लॉय ने ही कंपनी को कितने पैसे दे दिए 2 लाख, तो इसको डिपॉजिट कहेंगे क्योंकि उसकी एनुअल सैलरी से ज़्यादा है। तो एनुअल सैलरी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसने कुछ दे दिया, 80,000 दे दिया, ओके हम डिपॉजिट नहीं कहलाएंगे, सिंपल पैसा दे दिया है, अमाउंट दे दी है, रिसिप्ट रुक चुका है। अगर उससे 2 लाख से ज़्यादा दे दिया विच मीन्स उसने कहीं ना कुछ डिपॉजिट की फॉर्म में उसको कंपनी को जमा करवाना चाहिए। अब नॉन इंटरेस्ट बेरिंग यानी लोन के फॉर्म में नहीं दिया, एम कोई अमाउंट दिया है तो डिपॉजिट क्या होता है, नॉन इंटरेस्ट होता है, डिपॉजिट पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो इससे हमें पता चल गया ना भी नॉन इंटरेस्ट भी नहीं लगाया। अगर उसने इंटरेस्ट के वे में दे दिया तो हम कह देंगे ठीक है, क्या पता लोन दिया हो, क्योंकि एम्प्लॉय भी कंपनी को लोन देता है, एज ए फर्म का जो पार्टनर होता है वो भी देता है ऐसे। बट अगर उसने नॉन इंटरेस्ट कोई इंटरेस्ट दिया ही नहीं, एम लोन दे दिया ठाके या ऐसी कोई अमाउंट दे दी, तो उसको हमने पता चल गया, हमने घुमाओ फिरा के कि भाई हाँ उसने डिपॉजिट ही कराया है। एनी नॉन इंटरेस्ट बेरिंग अमाउंट रिसीव्ड इन और हेल्ड इन ट्रस्ट, कोई भी ट्रस्ट से कंपनी को नॉन इंटरेस्ट बेरिंग, क्योंकि डिपॉजिट की फॉर्म, डिपॉजिट क्या होता है, जो नॉन इंटरेस्ट बेरिंग होता है। अगर हमने किसी ट्रस्ट ने उसको पैसा दे दिया, एम्प्लॉय ने पैसा दे दिया, तो हमें ये पता लग जाएगा भाई नॉन इंटरेस्ट बेरिंग है, तो क्या पता पैसा मिल गया ट्रस्ट से, उसको हम डिपॉजिट नहीं कहेंगे। अब ये ICAI मॉड्यूल का डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट है जो टॉपिक, ये भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड एट द सर्टेन कंडीशन। क्या है वो चीज़, दैट एनी अमाउंट विच इज रिसीव इन द ड्यू कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स के बिजनेस में आपको ओमेशन ऑब्वियस आपके डेटर से, क्रेडिटर से, जो मतलब किसी चीज़ से भी पैसा रिसीव हुआ, जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं इनसे पैसा रिसीव हुआ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इसको डिपॉजिट नहीं माने जाएगी। क्या वो चीज़ें हैं, अगर आपको एडवांस मनी मिल गई, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपको 3-4 महीने के बाद सर्विस करनी थी, एडवांस करना था, सॉरी गुड्स की सप्लाई करनी थी या सर्विसेज की सप्लाई करनी थी, उसके लिए एडवांस मिल गया, ठीक है, आप उसको क्या डिपॉजिट नहीं कहोगे, जब तक नहीं कहोगे अगर वो 365 के दिन के अंदर नहीं मतलब वो सर्विसेज या फिर वो एडवांस यूटिलाइज ना हो गया, विच मीन्स वो एडवांस यूटिलाइज हो जाना चाहिए 365 दिन के अंदर, ठीक है। और जब भी कोई लीगल प्रोसीडिंग के अगेंस्ट हमने कोई एडवांस मिला है, हमें एडवांस मिला है, तो उसमें 365 की हम कोई लिमिट नहीं देखेंगे। तो विच मीन्स क्या है, अगर हमने कोई सप्लाई करनी है गुड्स की या सर्विस की, उसके अगेंस्ट हमें कोई भी पैसा मिला है, उस पैसे को हम 365 दिन के अंदर यूटिलाइज कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, कैसे भी कुछ भी कर देंगे। बट अगर 365 दिन से आगे हुई तो उसको डिपॉजिट मान लिया जाएगा। हम यूँ सोच लेंगे बाहर वालों ने कंपनी को पैसा दिया तो डिपॉजिट के फॉर्म में दिया होगा, कोई एडवांस के फॉर्म में नहीं दिया।
कोई भी हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट मिले फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, हमने गुड्स की सप्लाई करवानी थी, उसके वे में आप सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करा दे, ठीक है कि भाई हाँ 1 लाख के मैं गुड्स लेने जा रहा हूँ, अभी 20-30 हज़ार तुम रख लो एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट, भाई हाँ मैं तुमसे भागूंगा नहीं लेके, तुम भिजवा दो और गुड्स की सप्लाई के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दो, ठीक है। कोई भी एडवांस दे इन कनेक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बीच में यानी मैंने लैंड बिल्डिंग या कुछ भी खरीदना उसका एडवांस मिल गया, उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स, कैपिटल गुड्स यानी कोई भी कैपिटल गुड्स की हमने सप्लाई करनी थी, उसके वे में आपको एडवांस मिल गया, मिल नहीं जाता। कोई अपने फर्नीचर देना है, प्लांट एंड मशीनरी कराना है, इक्विपमेंट की कोई डिलीवरी करना है, सप्लाई करना है, तो उसके वे में हमें एडवांस मिल गया, तो उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे डिपॉजिट में। एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ द फ्यूचर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ वारंटी, वारंटी के फॉर्म में, जैसे फ्यूचर सर्विसेज में मेरे को कहीं ना कहीं देनी पड़ती है, जैसे लैपटॉप की सर्विस है, लैपटॉप की सर्विस मेरे को लेनी पड़ेगी डेल वालों से, डेल वाले क्या करेंगे, ठीक है जो हमने एडवांस दे रखा है ना फ्यूचर सर्विस का भी, हाँ क्या पता हमें फ्यूचर में सर्विस देनी पड़े इन कंटेक्स्ट ऑफ द वारंटी, तो उसको भी डिपॉजिट नहीं कहेंगे। मैंने कंपनी को दे रखा है 500 रुपये एडवांस कि अगर इन कनेक्शन टू द वारंटी मेरे को फ्यूचर में कोई सर्विस पड़ेगी तो मेरे को दे देना, तो सर्विस अब क्या पता 2 साल तक तो जरूरत भी ना पड़े, पर वो 500 दे रखा तो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, उसको एडवांस ही माना जाएगा, नॉर्मल ट्रीट करा जाएगा। एडवांस फॉर द सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स पब्लिकेशन, पब्लिकेशन जो भी आता है उसकी जो सब्सक्रिप्शन हम अगर कंपनी को दे रहे हैं तो वो एडवांस ही माना जाएगा, डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। एडवांस रिसीव्ड बाय द सेक्टोरल रेगुलेटर, अगर सेक्टोरल रेगुलेटर की तरफ से हमें कोई कंपनी को एडवांस मिला, इट शुड बी नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट। सो इसका निमोनिक क्या बना, S3 स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट है। उसके बाद हमारा है सब्सक्रिप्शन में है या सेक्टोरल डिपॉजिट, यानी सिक्योरिटी वाला आ गया, सब्सक्रिप्शन वाला अमाउंट आ गया, सेक्टोरल रेगुलेटर वाला अमाउंट आ गया। GIF वाओ, GIF क्या है, गुड्स ऑफ सर्विसेज की सप्लाई के लिए आ गया, I से इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आ गया, F से याद करो, F से यानी फ्यूचर सर्विसेज के लिए आ गया कनेक्शन। ये सारी चीज़ें अगर आ चुकी हैं, F से याद करो फर्नीचर विच मीन्स CG यानी कैपिटल गुड्स के कनेक्शन में है, और वाओ W से आ जाएगा हमें याद, ये वारंटी के केस में हमने फ्यूचर सर्विस लेके। तो S3 सिक्योरिटी है, सब्सक्रिप्शन है, सेक्टोरल वाली है, G से हमारा गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई का एडवांस है, I से हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, F से हमारा CG का है, W से हमारा वारंटी का है। तो क्या हुआ, S3 गिफ्ट GIF आप व्हाट्सएप पे भेजते हैं, उसको वाओ बोला तो W से याद करा। एनीवन रिसीव्ड चिट फंड कंपनी से मिला, निधि कंपनी से मिला, CIS से मिला, तो इसको डिपॉजिट ही नहीं माना जाएगा, इसको इनको अमाउंट ही माना जाएगा जो रिसीव हुआ कंपनी को। कोई भी हमें वेंचर कैपिटल फंड से मिला है, कोई भी म्यूचुअल फंड से मिला है, या फिर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से मिला है, या फिर चिट फंड से मिला है, निधि कंपनी से मिला है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से मिला है, ये सारा अमाउंट हमारा डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, इट इज़ अ एक्सक्लूजन फ्रॉम द डिपॉजिट। प्राइवेट कंपनी के केस में अगर प्राइवेट कंपनी है और विच इज़ स्टार्टअप कंपनी जो भी रिकॉग्नाइज है DPIIT, एक पता नहीं कुछ है ये तो उसके अंडर अगर रजिस्टर्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है प्राइवेट कंपनी विच इज स्टार्टअप, अगर विदाउट नॉन DPIIT होगी तो उसको नहीं माना जाएगा। बट अगर कोई प्राइवेट कंपनी है विच इज स्टार्टअप एंड रिकॉग्नाइज्ड अंडर DPIIT, तो उसके अमाउंट में अगर कोई अमाउंट रिसीव हुई है उस कंपनी को, जो स्टार्टअप है ये है एंड प्राइवेट है, अमाउंट रिसीव्ड हुई है क्या 25 लाख है उससे ज़्यादा, और किसके फॉर्म में, कन्वर्टेबल नोट्स के फॉर्म में, जो कन्वर्टेबल नोट्स 10 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे उसके केस में अपने CCD कंपलसरी कन्वर्टेबल डिवेंचर के वे में देखा था। अगर चीज़ हो जाती है तो उसको हम डिपॉजिट नहीं माने जाएंगे, विच मीन्स 25 लाख से ज़्यादा वाला कन्वर्टेबल नोट को हम 10 साल में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको डिपॉजिट नहीं माने जाएंगे। एनी अमाउंट ब्रॉट इन बाय द प्रमोटर और रिलेटिव्स, उसके प्रमोटर या उसके रिलेटिव या फिर दोनों, एज ए अनसिक्योर्ड लोन इन कनेक्शन टू स्टिपुलेशन इम्पोज बाय द फाइनेंशियल, यानी बैंक ने कोई इंस्टिट्यूशन करी एग्जाम्पशन। अब इसमें क्या है, बैंक कंपनी ने बैंक से लोन लिया, बैंक कहती है मैं लोन तभी दूंगी अगर कंपनी का प्रमोटर लोन देगा। अब बैंक ऐसी कंडीशन क्यों करती है, क्योंकि बैंक को कभी कभार ना इनको भरोसा नहीं होता, तो वो कह देती है ठीक है अच्छा मैं दूंगी तभी दूंगी, पर जब पहले अपने प्रमोटर से जाओ मांगने। ये बैंक इसलिए स्टिपुलेशन डालती है कि मैं तो तुम पे विश्वास कर लूँगी, क्या तुम्हारे को प्रमोटर को भी तुम पे विश्वास है कि नहीं है, तो इस वजह से बैंक ने कह दिया एंड स्टिपुलेशन मेड कि भाई पहले प्रमोटर देगा तभी मैं दूंगी। तो उस केस में अब प्रमोटर को भी मजबूरी में आकर देना पड़ा या उसके रिलेटिव को देना पड़ा, तो डिपॉजिट नहीं कहा जाएगा। कब तक, जैसे एनी अमाउंट प्रमोटर ने या उसके रिलेटिव ने एज ए अनसिक्योर्ड लोन कंपनी में लेके आए इन कनेक्शन विद द, जो बैंक ने कंडीशन लगाई है वो अमाउंट। और ये एग्जाम्पशन तब तक ही अवेलेबल है जब रिपेमेंट ऑफ लोन हो जाए, विच मीन्स जिस दिन बैंक ने अपना कंपनी ने बैंक को अपना रिपे कर दिया, ठीक है बैंक ने कंपनी को दे दिया, ठीक है देख के भी हाँ प्रमोटर ने भी दे दिया, तो कंपनी ने क्या कर दिया, ठीक है 1 साल के अंदर रिपे कर दिया, बट इसमें से प्रमोटर का नहीं पैसा गया, कंपनी ने स्टिल इसको ले रखा, इसको रिपे नहीं करा, तो एग्जाम्पशन तभी तक मिलेगी जब तक रिपेमेंट ऑफ लोन ना आ जाए बाय कंपनी टू बैंक। इस केस में अगर तब भी रहा भाई कंपनी दे दिया यानी इसका किस्सा खत्म, ये खट गया, तब भी ये पैसा रहा ना, तब उसको डिपॉजिट मान लेंगे। दैट अमाउंट रिपेड टू द फाइनेंशियल बैंक
बट नॉट टू प्रमोटर, इसको दे दिया उल्टी, इसको नहीं दिया। अच्छा ऐसा क्यों, इतना क्यों शातिर बन रहा है। देन सच अमाउंट रिसीव्ड शैल बी कंसिडर्ड डिपॉजिट फ्रॉम द डेट ऑन द लोन वाज रिपेड, इसको भगा दिया, ये खत्म हो गया प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट में से, अब इसका अमाउंट दे नहीं रहा तो डिपॉजिट ही माना जाएगा, प्रोवाइडेड ऑल द थिंग्स आपने करी है, ठीक है। अभी सेक्शन 73 आता है। सेक्शन बेसिकली अगर हम थोड़ा समरी के बारे में बात करें तो सेक्शन 73 बोल रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, एंड 76 बात करता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। अब मेंबर्स के केस में हमने देखा था कि वो सभी से कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी से भी, प्राइवेट कंपनी भी अपने मेंबर से एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट के फील्ड में। अब इसके थोड़े क्लोजेस हैं दैट सबसे पहले हमने क्लैरिफाई कर दिया है कि ये जो प्रोविजन है ना चैप्टर 5 का एक्सेप्टेंस डिपॉजिट से रिलेटेड मेंबर्स वाला, उसमें कौन नहीं आएंगे, हमने ये स्टार्टिंग में क्लैरिफाई कर दिया। यानी सेक्शन 73 सब सेक्शन 1 में हमने क्लैरिफाई क्या कर दिया दैट बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एंड अदर स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बैंकिंग कंपनी को क्यों नहीं बोला कि भाई हाँ डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी तो हम बाय मेंबर तो अट्रैक्ट हो जाएगा डिपॉजिट वाला चैप्टर, इसलिए नहीं बोला क्योंकि बैंकिंग कंपनी का काम ही क्या है, पैसों में डील करना, डिपॉजिट लेना देना, एडवांस देना लेना, लोन देना लेना। तो और बैंकिंग कंपनी पे वैसा भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1956 अट्रैक्ट होते हैं, तो हमने उसको ऐसे बोल दिया कि इन पे तो हम डिपॉजिट चैप्टर सोच के भी नींद में भी इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पहली बात तो इनके स्पेशल स्टैट्यूटरी एक्ट बने हुए हैं, सेकंड थिंग इनका पैसों में ही काम लेना देना होता है, क्योंकि एक जो सिंपल कंपनी है जैसे जो ना ही पैसों में डील करती ना कुछ चीज़ में डील करती, अपना काम कर रही है, उस पर ही डिपॉजिट वाला चैप्टर अट्रैक्ट हो सकता है ना। सो पहले हमने स्टार्टिंग में कंक्लूजन कह दिया कि भाई डिस्क्लेमर दे दिया, भाई ये इंक्लूड नहीं होगी, आगे अपना पढ़ते रहो प्रोविजन। तो बैंकिंग कंपनी क्योंकि डिपॉजिट में लेना देना है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कोई बैंक के रूप पे नहीं है बट फाइनेंस वाली कंपनी है, दो कंपनी होती है ना, फाइनेंसिंग कंपनी और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, तो वो वाली कंपनी आगे बट वो बैंक नहीं है, वो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जो हाउसेज बने हुए हैं फाइनेंस कंपनी के जो आपस में लेन देते रहते हैं। और कोई भी कंपनी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दी तो उन सभी को अट्रैक्ट नहीं होगा चैप्टर 5 का डिपॉजिट, ठीक है। आगे हमने क्या है सेक्शन 73 सब सेक्शन 2 पे बात करते हैं। इनके थोड़े सब सेक्शन और क्लोज भी हमें याद करने पड़ेंगे, थोड़े इंपॉर्टेंट है ये। तो हमने सबसे पहले ये मेंबर से हमने डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इसके कॉन्टेक्स्ट में स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर हमने डिपॉजिट कलेक्ट करना है अपने मेंबर से तो हमें सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, वो पास हो गया। उसके बाद हम सेक्शन 73, अब सेक्शन 73 के आगे कंटिन्यू होंगे किसके 2 के। 73 में तो हमने 1 में तो हमने डिस्क्लेमर दे दिया, अब 2 के जैसे सेक्शन 73 का सब सेक्शन 1 है, इसमें तो अपना डिस्क्लेमर दे दिया कौन नहीं आएंगी, वो डिस्क्लेमर है। सेक्शन 73 सब सेक्शन 2 क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी, क्लोज डी, क्लोज ई, क्लोज एफ। अभी ये 6 पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अपने रूल्स स्टार्ट हो जाते हैं। अंडर द सेक्शन 73 ओनली रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद 76 स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद पेनल्टी या पनिशमेंट है, खत्म चैप्टर। अभी फॉर द टाइम बिंग आप सेक्शन 73 2A पढ़ते हैं। उसमें क्या है, इशू सर्कुलर टू द मेंबर विच शैल कंटेन। अब ये भी कहीं ना कहीं अपन ने मेंबर से लेना है, पैसा एक्सेप्टेंस करना है मेंबर से, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसे इन द केस ऑफ हमने कोई इशू सिक्योरिटी इशू कर दिया है, जैसे अपन ने शेयर्स के केस में करी थी, डिबेंचर के केस में करी थी, तो उनको चीज़ें बतानी पड़ती है, क्या अमाउंट रेज हुई है, क्या क्या चीज़ें हैं, किसको हमने कितना इशू करा। तो SR पास करते ही हमने क्या करना है, एक सर्कुलर, यहाँ नोटिस या कुछ और नहीं है, हमने सर्कुलर दे देना मेंबर्स को क्या कंटेन करते हैं। जैसे शेयर्स और डिबेंचर के केस में हम क्या करते थे, शेयर एंड डिबेंचर के केस में हम उनको नोटिस देते थे, तो यहाँ पे सर्कुलर देना मेंबर्स को क्या फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी क्या है, आफ्टर और बिफोर वाली भी, हाँ डिपॉजिट करते वक्त क्या फाइनेंशियल पोजीशन थी, क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन्ड किया, क्योंकि क्रेडिटर एक टाइप की डिपॉजिट क्रेडिटर ही बनाता है, लायबिलिटी ही बढ़ाता है। तो क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन्ड कितनी ऑब्टेन्ड हुई है, जो भी आप ऑब्टेन करते हो, इसका प्रॉपर एक चीज़ है बट इतना रेलिवेंट नहीं है। टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर कितने हैं, अमाउंट ड्यू टुवर्ड डिपॉजिटर्स, मतलब अमाउंट ड्यू मतलब कितना है अमाउंट ड्यू जो डिपॉजिटर से लेना है या फिर उनसे एक्सेप्ट करना है। तो हमने सर्कुलर दे दिया। उसके बाद क्या कहते हैं, कंपनी शैल फाइल ए सर्कुलर विद इन 30 days बिफोर द इशू सर्कुलर टू द इट्स मेंबर्स को ये सर्कुलर यानी 73 2A ये सर्कुलर इशू करने से पहले कंपनी को ये जो सर्कुलर था ना, जो अपने ये चीज़ें बताई थी, फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग, टोटल नंबर और अमाउंट जो भी थे ना, ये पहले कंपनी RO को ये इसको देती है
शैल विद इन 30 days टू दी ROC, मतलब कंपनी उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दे दी। क्या सबसे पहले हमने क्या देखा, जो सर्कुलर था वो 30 दिन के अंदर अंदर फाइल हो जाना चाहिए। उसके बाद ही, यानी बिफोर दैट, उससे पहले नहीं कर सकते, उसके बाद ही हम सर्कुलर इशू कर देंगे मेंबर्स को। यानी सर्कुलर इशू होने से पहले ही हम मेंबर्स को सर्कुलर इशू होने से पहले ही कंपनी फाइल कर देगी सर्कुलर 30 दिनों के अंदर अंदर। एटलीस्ट 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट गोइंग टू बी मैच्योर्ड इन द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, जो भी 20%, क्योंकि कम से कम 20% जो भी हमने आने वाले 3-4 सालों में फाइनेंशियल ईयर में जो मैच्योर होने वाला है, शैल बी केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट ऑफ द शेड्यूल बैंक। अब डिपॉजिट जस्ट लाइक अ डिबेंचर, डिबेंचर हमने लिए हैं वो रिपेमेंट होती रहती है, तो जो आने वाले थोड़े सालों में फाइनेंशियल ईयर्स में कम से कम 20 अमाउंट, जो डिपॉजिट अमाउंट जो मैच्योर होने वाली है, जैसे 3 साल में डिपॉजिट की अमाउंट मैच्योर होने वाली है, सो उसका एटलीस्ट 20%, ताकि हम 80% ही यूज़ करें, उसका 20% यूज़ ना कर पाए, उसको अलग से रखने को बोला भी, अलग से लॉकर में रख दो। कैसे? एटलीस्ट 20% द अमाउंट जो कि डिपॉजिट किया है विच इज़ गोइंग टू बी मैच्योर्ड इन द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, आने वाले साल में, उसको एक अलग से हम सेपरेट बैंक अकाउंट में रख देंगे शेड्यूल बैंक के अंदर, ऑन और बिफोर 30 अप्रैल ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। यानी मान लो 21-22 में हमने पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में दिया, 22-23 में हमने उसको मैच्योरिटी आ चुकी है, तो उसको हमें पे करना है, तो उसका कम से कम 20, ज़्यादा भी कर सकते हैं पर एटलीस्ट 20 तो होना ही चाहिए, क्योंकि कंपनी को ऊपर स्टिपुलेशन लगा दी भी कम से कम 20%, तो हम उसको सेपरेट बैंक में एक शेड्यूल बैंक में एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रख देंगे 30 अप्रैल होने से पहले विच मीन्स 22-23 के, यानी 30 अप्रैल 22 से पहले जो 21-22 का जो मैच्योरिटी होने वाली है, उसको हम पहले ही फाइनेंशियल ईयर के सेपरेट बैंक शेड्यूल बैंक में बैंक अकाउंट बैंक में रख देंगे। सच सेपरेट अकाउंट इज कॉल्ड डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट, यानी DRR अकाउंट में। अकाउंट्स में अपन 10% रखते थे, इसमें कंपनी ने स्टिपुलेशन डाल दिया अंडर सेक्शन 73(2)(c) के अंडर कि भी एटलीस्ट 20% ऑफ द अमाउंट टू बी मैच्योर्ड इन द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर शैल बी केप्ट इन द सेपरेट बैंक अकाउंट इन शेड्यूल बैंक विद इन अ पीरियड ऑफ विद इन और बिफोर, उससे पहले या उस दिन तक, दिस इज द लास्ट ड्यू डेट टू kept the bank to kept the at least 20% of the matured amount in the बैंक अकाउंट आने वाले 30 अप्रैल तक का। और उस अकाउंट का नाम क्या है? डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। अकाउंट्स के केस में सॉरी मैंने बोल दिया था DRR, यानी वो होता था डिबेंचर रिपेमेंट अकाउंट, रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट, ये है डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट, ठीक है। 73 ये ओमिट हो चुका है। 73(2)(e) क्या कहता है? सर्टिफिकेशन ऑफ नो डिफॉल्ट इन रिपेमेंट। हमने इतनी चीज़ें कह दी, हमने सर्कुलर दे दिया, हमने कंपनी ROC को भी दे दी, हमने सारी चीज़ें करवा दी। उसके बाद हमने एक कहीं ना कहीं ये सर्टिफिकेट, ये स्टेटमेंट भी डिक्लेयर करनी है कि सर्टिफिकेट चाहिए उस चीज़ का कि हमने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करी रिपेमेंट में। हमने जो कहा था ना 20% करना है, मैच्योरिटी पे पेमेंट करनी है, तो कम से कम उसकी पेमेंट पे कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। इसका सर्टिफाई आप करवा दो, क्या बाय स्टैट्यूटरी ऑर्डर, ऑडिटर के थ्रू ही करवा देना, जो कि आगे रूल्स में पढ़ेंगे। तो किससे करवानी है सर्टिफिकेशन? स्टैट्यूटरी ऑडिटर से। ऑडिटर जो बाहर का बंदा होता है वो आके ऑडिट करके जाता है भी हाँ कोई फॉल्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सेंसिटिव मैटर है, क्योंकि आपको डिपॉजिट करवाने हैं, दिखानी है, तो कंपनी ने क्या है कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। कंपनी शैल सर्टिफाई दैट इट हैज़ नॉट मेड एनी डिफॉल्ट इन द रिपेमेंट डिपॉजिट एक्सेप्टेड अर्लियर और इंटरेस्ट दोनों। जो डिपॉजिट हमने एक्सेप्ट अर्लियर कर दी उसके मैच्योरिटी पे कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ पेमेंट पे, और ना ही कोई इंटरेस्ट पे भी है, क्योंकि इंटरेस्ट देते हैं ना उसको। वेयर डिफॉल्ट हैज़ बीन मेड, अगर डिफॉल्ट हो भी गया है तो हमने डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो जो हमने जो डिफॉल्ट करा था उसको मेक गुड करे हुए 5 साल हो चुके हैं, हैज़ बीन लेस फ्रॉम द ईयर इन विच द डिफॉल्ट हैज़ बीन मेड, यानी इस साल में फर्स्ट ईयर में हमारे डिफॉल्ट हो चुके हैं और उसको मेक गुड कर दिया, और मेक गुड करे हुए 5 साल हो गए, तो 6th ईयर से हम अगेन डिफ़ॉल्ट को मतलब आगे डिक्लेयर कर सकते हैं कि ठीक है हमने सर्टिफाई कर सकते, डिपॉजिट को कलेक्ट कर सकते हैं। हमने डिपॉजिट, ठीक है हम डिफ़ॉल्ट हो गया था बट हम डिक्लेयर कर रहे हैं भाई जो लॉस हुआ था ना, जो भी हमने डिफ़ॉल्ट करा था उसको मेक गुड कर दिया, उसको मेक गुड करे हुए 5 साल हो चुके हैं। सो दैट्स ऑल। आगे 73 क्लॉज सबसेक्शन 2 क्लॉज एक्ट में क्या बोलता है? द कंपनी वेयर एवर इज इशूइंग सिक्योर डिपॉजिट, जहाँ कहीं भी वो सिक्योर डिपॉजिट अगर इशू करती है तो उसको नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ते हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑफ एसेट। हमें पता है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड का मतलब क्या है? कोई जो चार्ज क्रिएट करती है ऑन द एसेट ऑफ द कंपनीज। अनसिक्योर्ड कौन से हो गए? जो सिक्योर्ड नहीं है, उन पे किसी भी एसेट पे चार्ज नहीं है। तो अगर यूँ बोल रखा है जब भी सिक्योर डिपॉजिट इशू करे कंपनी तो उनको नेसेसरी स्टेप करने पड़ते हैं किस चीज़ के लिए? क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन द एसेट, जो हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे कि हमने क्रिएट करना चाहिए चार्ज ऑन द एसेट, और जो भी उसके रूल्स हैं चैप्टर 6 के अकॉर्डिंग वो लेने चाहिए। बट जो भी हैं इनको हम यही मानेंगे, याद करना
बताया था पहले, इनको हम यही मानेंगे, ठीक है। सो पार्ट 2 विल बी कमिंग सून, अंडर विच वी विल डिस्कस रूल्स एंड इट विल बी कवर्ड इन 20 to 30 minutes. So for the time being, bye and revise it.